रतीपुर की कथा सुनिए, सुनिए, प्यारे जनों। एक बांसुरी सी बहती कथा उस रतीपुर गांव की, जो स्वर्गसमान था। रतीपुर, हाँ वही सुंदर गांव, जहां न कोई भूखा था, न नंगा, न बेचारा। हर दहरी पर दीप जले थे, हर आंगन में हंसी की गूंज थी। वहां की धरती जैसे सोना उगाती थी, और दिल थे जैसे मंदिर। पर फिर एक दिन गांव की सीमा पर एक अनजाना चेहरा आया। धूल भरे रास्तों पर थके कदमों से चलता हुआ वह पहुंचा गांव के उस छोर पर जहां एक टूटा फूटा वीरान घर खड़ा था, बीते दिनों की खामोश गवाही देता हुआ। उस अजनबी का नाम था लच्छू। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कोई सपना टिमटिमा रहा था। उसने निर्णय किया, इसी पुराने घर को फिर से जिंदा करूंगा। और फिर वह पहुंचा गांव के प्रधान के पास, एक बुजुर्ग पर चालाक आदमी। प्रणाम प्रधान जी, लच्छू ने कहा विनम्रता से। मैं पास के गांव से आया हूं, अब यहीं बसने की सोच रहा हूं। प्रधान ने नजर घुमाई, सिर झुकाया, और फिर बोले, नई सूरत हो। यहाँ क्या करने आए हो? लच्छू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह टूटा घर देखा गांव के किनारे, बस वहीं बसने का इरादा है। सोचा आपके पास आकर कुछ काम मांग लूं, क्योंकि बिना काम के तो ये जिंदगी भी जैसे अधूरी है। प्रधान ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बेटा, इस गांव में तो कोई गरीब नहीं। यहाँ सबके पास है छत भी, सम्मान भी। तू अगर गरीब रहा तो गांव वाले तुझे अपनाएंगे नहीं। यहाँ की रीत ही ऐसी है। पर लच्छू ने आंखों में जमी उम्मीद को जरा भी डगमगाने न दिया। वह बोला, प्रधान जी, आप मेरी हालत से भ्रमित न हो। मैं अपने साथ थोड़ा बहुत धन लाया हूँ। उस पुराने घर को मैं फिर से नवासूंगा, ईंट से, मिट्टी से, पर सबसे ज्यादा अपने विश्वास से। प्रधान ने चौंक कर देखा और पूछा, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो, जब धन तुम्हारे पास है? लच्छू ने शांति से उत्तर दिया, बाबूजी, घर बनाना तो एक शुरुआत है। जब घर बनेगा तो फिर काम की जरूरत होगी, या शायद एक छोटी सी दुकान की। इसलिए सोचा कि आपसे विचार ले लूं। कहाँ, क्या और कैसे? प्रधान की आंखों में अब हल्की सी चमक थी। उन्होंने कहा, अच्छा, तो बाजार में मेरी एक जमीन है, चाहो तो वही ले लो। घर बनवाने के लिए मजदूर बाहर से बुलाने होंगे, तुम आज रात उस पुराने घर में रहो, कल होते ही लोग भेज दूंगा। लच्छू ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, जैसा आप कहें प्रधान जी। और फिर सूरज की किरणों के तले लच्छू लौट पड़ा उस पुराने वीरान घर की ओर। पर अब वो घर उसके ख्वाबों का आधार बनने वाला था। पीछे प्रधान खड़ा मुस्कुरा रहा था, शायद वह कोई और ही बात सोच रहा था। शाम का सूरज अब पिघलता हुआ सा आसमान के कोने में बैठा था। गांव की पगडंडियों पर ढलती रोशनी बिखर रही थी, जैसे कोई बूढ़ा फकीर अपने झोले से किरणें लुटा रहा हो। ऐसे ही समय में प्रधान जी के आंगन में दो साए आकर रुके। ये थे ललित और मोहित, गांव के कारीगर, मेहनती, हाथों में हुनर और मन में चतुराई लिए हुए। इन्होंने कई घरों को आंगन दिया था, कई दीवारों को आशियाना बनाया था। दरवाजे पर दस्तक दी और बोले, प्रणाम प्रधान जी। कहिए, क्या नया काम है इस बार? प्रधान, जो चौकी पर बैठे पुराने हुक्के की नली को सहला रहे थे, धीरे से मुस्कराए, जैसे कोई राज सुनाने जा रहे हों। एक नया काम आया है बेटा, उन्होंने कहा। गांव के छोर पर जो टूटा फूटा घर है ना, वहीं एक नया आदमी आया है, नाम है उसका लच्छू। कहता है पास के गांव से आया है। पर सुनो, वो कोई मामूली नहीं लगता। कहता है, धन पर्याप्त है, वो न केवल घर बनवाना चाहता है, बल्कि एक नई दुकान भी खोलने की सोच रहा है। ललित ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि उसके पास बहुत धन है? मोहित भी बोला, अरे, ऐसे तो समझो।
यह तो बड़ा काम है। प्रधान ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस काम में लग जाओ। कल ही सुबह से काम शुरू कर देना। घर बनवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। उसे दिखा दो कि रतीपुर के हाथ किस मिट्टी के बने हैं। ललित ने अपनी हथौड़ी थाम ली। मोहित ने औजारों की थैली कंधे पर डाली। दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास की रेखा खिंच गई। चिंता मत कीजिए प्रधान जी, ललित ने कहा। हम कल ही उस पुराने घर को फिर से जिंदा कर देंगे, और जब सूरज डूबेगा तो वहां एक नया सपना खड़ा होगा, ईंटों और उम्मीदों से बना हुआ। प्रधान ने आशीर्वाद भरी दृष्टि डाली। जाओ बेटा, रतीपुर की साख अब तुम्हारे हाथों में है। और फिर वो दोनों चल पड़े आने वाले कल को गढ़ने, एक अनजान के लिए जो अब शायद रतीपुर की किस्मत का हिस्सा बनने वाला था। सुबह की पहली किरण जब गांव के नीम और पीपल की शाखाओं से झांकती हुई धरती पर आई, तब रतीपुर की हवाओं में कुछ नया था, जैसे कोई बदलाव धीरे धीरे अपने पंख खोल रहा हो। ललित और मोहित सूरज की रोशनी के साथ ही अपना औजार बक्सा उठाए, कंधे पर उम्मीदें लटकाए, गांव के छोर पर पहुंचे। उसी वीरान घर के सामने मोहित ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, अरे भैया, यही होना चाहिए लच्छू का घर। प्रधान जी ने तो यही पता बताया था। ललित ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ, मगर सन्नाटा तो कुछ ज्यादा ही है। पता नहीं घर में कोई है भी या नहीं। तभी जैसे पुराने समय की किसी कहानी में अचानक पर्दा सरकता है, दरवाजा धीरे से खुला और सामने खड़ा था लच्छू। वही शांत, संयमी चेहरा, थोड़ा धूल धूसरित, पर आंखों में स्थिरता, जैसे उसने अपने भीतर कोई बड़ा संकल्प साध रखा हो। प्रणाम भैया, लच्छू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं ही हूँ लच्छू। यही मेरा घर है। भले अभी उजड़ा हो, मगर जल्द ही इसकी दीवारें बोलने लगेंगी। मोहित ने उत्साह से कहा, आप चिंता मत करिए, हम इसे ऐसा बना देंगे कि गांव वाले देखते रह जाएंगे। ये जो अभी बंजर सा दिखता है, कल तक इसमें रौनक लौट आएगी। ललित भी बोला, बस आप सहयोग करते रहिएगा, बाकी काम हम संभाल लेंगे। लच्छू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे की चिंता मत कीजिएगा भैया, जो भी मेहनताना बनता है काम पूरा होते ही दे दूंगा, एक भी पाई बाकी नहीं रहेगी। फिर दोनों कारीगर जब घर के भीतर दाखिल हुए तो देखा सूनापन जैसे किसी पहरेदार की तरह खड़ा था। दीवारें जर्जर थीं, छत में सूरज की किरणें टुकड़ों में घुस रही थी, पर सबसे कोने में रखा था बस एक पुराना संदूक और एक कपड़ों का थैला। ललित ने मोहित की ओर देखा। दोनों की आंखों में हल्की हैरानी थी, पर कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि कारीगरों की आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं, मगर कहती कुछ नहीं। ठीक है भैया, ललित बोला, अब हम काम शुरू करते हैं। जी, आप दोनों अपना काम कीजिए, लच्छू ने उत्तर दिया। कोई जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। और फिर एक नई सुबह ने एक नए निर्माण की ओर पहला कदम रखा। हथौड़ी की चोट, मिट्टी की महक और दो हाथों की मेहनत से एक उजड़ा घर धीरे धीरे जीने लगा। गर्मी की दोपहर अब अपने चरम पर थी। सूरज जैसे आग के फूल बरसा रहा था। हवा भी गर्म सांसों सी महसूस हो रही थी, और मिट्टी की महक में अब पसीने का स्वाद घुल चुका था। ललित और मोहित लगातार काम में लगे हुए थे। ईंटें हटा रहे थे, छत की जर्जर बल्लियों को परख रहे थे। तभी लच्छू, जो एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, धीरे से मुस्कुराया और बोला, भैया, देख रहा हूँ, आप दोनों ने तो बिना रुके खूब मेहनत कर डाली। अब थोड़ा विश्राम भी जरूरी है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करके आता हूँ। मोहित ने हंसकर कहा, जी भैया, अब सच में भूख लगने लगी है। आप आइए, तब तक हम आज का काम समेट लेते हैं। ललित भी बोला, हाँ, थोड़ा बहुत बाकी है, पूरा घर आज साफ हो जाएगा। लच्छू ने सिर हिलाया,
उसकी चाल में तसल्ली थी, मन में सलता। तो आप दोनों लगे रहिए, कहकर वह गांव की ओर चल पड़ा, शायद रोटी, प्याज और कोई ठंडा पेय लेने। पर उसके जाने की देर थी कि मोहित ने अपनी नजरें ललित की ओर घुमाई। आंखों में एक शरारत थी, जो अभी अभी जन्मी थी। भैया, भैया, अब असली काम शुरू करते हैं, वह फुसफुसाया। ललित ने पूछा, कैसा असली काम? मोहित ने सिर के इशारे से इधर-उधर देखा। काम तो कब का पूरा हो चुका है। अब देखो ना, इस घर में है ही क्या? बस एक संदूक रखा है और वो भी बंद। बाकी एक थैला, जिसमें कपड़े लटक रहे हैं। ना बर्तन, ना बिस्तर, ना कोई सामान। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ इसी संदूक में छिपा है। ललित की आंखों में अब लालच की चमक थी। वहाँ तो बात ये है। तो फिर देर किस बात की? उन्होंने वह संदूक खींचकर निकाला, जैसे कोई पुराना खजाना हाथ लग गया हो। ताले को तोड़ा और भीतर जो दिखा, उसने उनकी आंखें चौंधिया दी। सोने चांदी के सिक्के, पुराने जमाने की चमकते हुए निशानियां, जो जैसे इतिहास की चुप्पी को तोड़ रही थी। ललित और मोहित अब रुके नहीं। न मानवता ने रोका, न शर्म ने टोका। संदूक उठाया और भाग खड़े हुए, उस धूप में, उस पगडंडी पर, जहां सिर्फ उनकी परछाइयां थी और कोई नहीं। कुछ ही देर में लच्छू वापस लौटा, हाथ में 2 थाल, जिनमें रोटियां रखी थीं, कुछ प्याज, गुड़ और मट्ठा की ठंडी सुराही। चेहरे पर संतोष था, किसी अतिथि को अपनाने की प्रसन्नता। भैया, ललित, मोहित, उसने आवाज लगाई। फिर इधर-उधर देखा, सन्नाटा। दरवाजा खुला था, दीवारें चुप थीं, हवा थमी थी। वह दौड़ा भीतर, और वहां जहां उसका संदूक रखा था, वह स्थान अब खाली था। लच्छू का हाथ थरथराने लगा, थाल जमीन पर गिर गया और रोटियां धूल में लिपट गईं। वह जोर से चीखा, रे, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। आंसू फूट पड़े, घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरे वो सिक्के, जिन्हें मैंने बरसों तक संभाला, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, सब चली गईं। फिर वह जैसे होश में आया। आंसू पोंछे, थरथराते पैरों से उठा और सीधा चल पड़ा प्रधान जी के घर की ओर। बुदबुदाता जा रहा था, प्रधान जी, अब आप ही मेरी आखिरी आस हैं। सांझ धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रही थी। आसमान पर हल्की सुनहरी परछाइयां बिछने लगी थीं, पर रतीपुर के एक कोने में आज उजाला फीका पड़ गया था। लच्छू थके, टूटे और कांपते कदमों से प्रधान जी के घर पहुंचा। चेहरे पर भय था, आंखों में आंसू, और होठों पर एक ही शब्द, लुट गया। प्रधान चौपाल पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, जब लच्छू ने लगभग गिरते हुए आवाज लगाई, प्रधान जी, क्या हुआ भैया? ऐसे क्यों रो रहे हो? प्रधान ने चौंक कर पूछा। लच्छू हांफते हुए बोला, सब कुछ, सब कुछ लूट गया प्रधान जी। आपने जो 2 लोगों को भेजा था, ललित और मोहित, उन्होंने मेरा सारा धन, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चुरा ली और भाग गए। प्रधान की आंखों में झूठा विस्मय दौड़ा। यह क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच उन्होंने सब ले लिया? हाँ, लच्छू ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो संदूक जिसमें मेरी सारी पूंजी थी, सोने चांदी के सिक्के, जो मैंने जिंदगी भर की मेहनत से जुटाए थे, सब चला गया। मैं सब बेचकर आया था, जमीन, मकान और जो कुछ भी था, सब छोड़कर इस गांव में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आया था। प्रधान कुछ देर चुप रहा, फिर झूठी सहानुभूति का मुखौटा पहनते हुए बोला, बड़ी ही दुखद बात है ये तो, भैया। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वह जैसे ही कुर्सी से उठा और अंदर की ओर मुड़ा, उसके थैले से एक सोने का सिक्का धीरे से लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा।
लच्छू की नजर उस सिक्के पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया। उसकी उंगलियों ने जैसे अपना खजाना छू लिया हो। वो सिक्का उसकी आंखों से लगकर बोला, यह तेरा है। तेरा ही स्वप्न था जिसे चुरा लिया गया। लच्छू की आंखों में अब केवल आंसू नहीं थे, अब उनमें आग थी, विश्वासघात की। वह धीरे से उठा और प्रधान से बोला। वह धीरे से उठा और प्रधान से बोला, प्रधान जी, ये ये सिक्का मेरा है। इस पर खास निशान है, मैंने खुद नक्काशी करवाई थी। इसका मतलब आप भी शामिल हैं। प्रधान की आंखों में अब छलकावे की कोई जगह नहीं बची थी। वह सीधा खड़ा हुआ, मुखौटा उतार फेंका। तो तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। तो अब क्या करोगे? उसने जोर से आवाज दी, बाहर आओ, ललित और मोहित। दरवाजे की ओट से वही दो चेहरे उभरे, जिन्हें लच्छू ने भरोसे से अपना घर सौंपा था। लच्छू एक क्षण को अवाक रह गया। फिर धीरे से बोला, तो तुम तीनों मिले हुए थे? ये पूरा खेल रचा गया था। मोहित हंसा, अरे भैया, इतनी मोहमाया अच्छी नहीं होती। हमने तो तुम पर उपकार ही किया है, तुम्हें दुनिया के झूठे स्वप्नों से मुक्त किया है। ललित ने कहा, सही कह रहे हो मोहित। अब ये आदमी स्वतंत्र है, ना धन का बोझ, ना सपनों का भार। प्रधान ने कठोर स्वर में कहा, अब बस बहुत हुआ। चल भाग यहाँ से, हमारा गांव तेरे जैसे भोले लोगों के लिए नहीं। और याद रख, यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। ललित और मोहित ने लच्छू को पकड़कर जोर से बाहर धकेल दिया, जैसे कोई अपराधी हो। लच्छू लुढ़कता हुआ बाहर गिरा, कपड़े धूल में सने हुए, आंखों में अपमान और गला रुद्ध। वह उठकर चल पड़ा, किसी दिशा में नहीं, किसी उम्मीद के पीछे नहीं, बस पैरों को जमीन पर रखना भर था। गांव के बाहर, जहां पेड़ों की छांव भी अब अनजान लगती थी, वह जाकर एक पत्थर पर बैठ गया, नजरों में शून्य, दिल में टूटा विश्वास। और वहां, जंगल की चुप्पी के बीच, बस एक आवाज रह गई, क्यों भला इंसान को ही ठगता है इंसान। वन की छाया में बैठा लच्छू, अतीत की राख में अपनी आशाओं की चिंगारी ढूंढ रहा था। उसकी आंखें शून्य थीं और मन पराजित। तभी कहीं से धीमे कदमों की आहट आई। एक फटेहाल वसंधारी वृद्ध, एक लकड़ी की छड़ी के सहारे लहराते हुए उसकी ओर चला आया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे समय ने उस पर हाथ तो फेरा हो, पर उसकी आत्मा को छुआ नहीं हो। वो पास आया और ठहर कर बोला, क्यों रे भैया, इतना क्यों रो रहा है? लच्छू ने सिर उठाकर देखा और कहा, तुम नहीं समझोगे। वृद्ध मुस्कुराया, एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वह व्यर्थ है, भैया। लच्छू के होठों पर एक तिक्त हंसी उभरी, मैं भिखारी नहीं हूं। मेरे पास धन था, सपना था, पर सब छीन लिया इस गांव के प्रधान ने। वृद्ध सिर हिलाता हुआ बोला, तो अब तुम भी भिखारी हो गए, भैया। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा ना? लच्छू चुप हो गया। शायद उस वृद्ध की बात में सच्चाई थी। हाँ, शायद अब मैं भी एक भिखारी ही हूं। पर अब क्या करूं? समझ नहीं आता। वृद्ध बोला, अगर मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। लच्छू का माथा चौंक उठा। अभी तो भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे, अब खुद ही पैसे मांगने लगे। गजब की माया है ये। वृद्ध हंस पड़ा, भैया, भूख तो भिक्षु को भी लगती है। क्या करूं? पेट में आग लगी है। लच्छू ने अपनी जेब टटोली, वहीं कुछ चंद सिक्के बचे थे, जो शायद एक वक्त की रोटी भी न दे पाते। पर उसने बिना सोचे वो सब वृद्ध को थमा दिए। ले लीजिए, यही बचे हैं। वृद्ध रुका, सिक्के हाथ में लिए और कुछ पल उन्हें देखता रहा। फिर धीरे से बोला, तूने तो अपने अंतिम पैसे भी दे दिए और खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, क्यों भैया? लच्छू ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया,
मैंने तो आज कुछ खा लिया था, तुम भी खा लेना। इससे ज्यादा तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। वृद्ध की आंखों में एक अनोखा तेज जगमगाया। उसने कहा, अब तू मांग। जो मांगेगा वह तुझे मिलेगा। लच्छू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इस हालत में कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। तुम्हारी मर्जी से जो उचित लगे दे दो। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो सुन, जिस घर में तू रह रहा था वहीं अब एक खुफिया महल प्रकट होगा, भव्य, अचल और अलौकिक। लच्छू स्तब्ध रह गया। क्या? इतना भव्य महल? तुम मुझे क्यों दे रहे हो यह सब? वृद्ध बोला, भैया, मैं ना किसी से भीख मांगता हूं, ना ही कुछ देता हूं। मैं जो देता हूं वह उसी को मिलता है जो देने के योग्य होता है। तूने मांगा नहीं, पर अपना सब कुछ दे दिया, तो अब यह तेरा है। यह कहकर वृद्ध ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक प्राचीन संदूक बाहर निकाला। ले इसे, वो बोला, इसमें अनगिनत दौलत है, इतनी कि तुझे कभी फिर अभाव न हो। पर याद रहे, यदि इस संदूक को कोई और खोलेगा तो वह इसमें कैद हो जाएगा सदा के लिए। लच्छू की आंखों से इस बार श्रद्धा की धारा बह निकली। वह वृद्ध के चरणों में झुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महंत जी। आप कौन हैं? वृद्ध ने आंखें बंद करते हुए बस इतना कहा, भगवान का नाम भज और सच्चा कर्म कर, जो होना होगा वह होगा ही। कहते कहते वह वृद्ध हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। लच्छू हाथ जोड़कर देर तक उस दिशा में नतमस्तक रहा, फिर उस घर, या अब कहें महल, की ओर चल पड़ा, जहां उसकी नई कहानी नए विश्वास के साथ शुरू होने वाली थी। जब सूरज ढलते ढलते अपनी किरणों को समेटने लगा था, लच्छू ने अपने उस पुराने से घर का द्वार खोला। पर वह जो अब सामने था, वह घर न था। वह तो किसी कल्पनालोक की राजमहल था, जिसे शायद देवताओं ने स्वयं अपने करकमलों से तराशा हो। द्वार जैसे ही खुला, भीतर से एक दिव्य प्रकाश की बौछार हुई। झूमर ऐसे झूल रहे थे जैसे बादल थमकर झांक रहे हों। दीवारें चांदी की, फर्श मणियों की, और हर कोना एक कहानी कहता, वैभव की, शांति की। लच्छू की आंखें विस्मय से फैल गईं। हे भगवन! यह तो सचमुच एक महल है। कैसे संभव है यह सब? वह धीरे धीरे भीतर चला गया, हर वस्तु को छू छू कर देखता, अपने भाग्य पर विश्वास करने की कोशिश करता। उसी क्षण, ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। लच्छू चौकन्ना हुआ। संदूक को एक कोने में संभालकर धीमे पगों से द्वार की ओर चला। जैसे ही दरवाजा खोला, ललित और मोहित धड़धड़ाते हुए भीतर घुस आए। पीछे पीछे प्रधान भी था। तीनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह क्या है? कब से? कैसे? यह भवन, ये तो दिव्य है। लच्छू ने नजरें फेर लीं, बोल उठा, क्या काम है अब? क्यों आए हो तुम लोग? यह घर मेरा है, अब मुझे और पीड़ा मत दो। प्रधान ने चारों ओर देखा। चमकती दीवारें, बहती सुगंध, झिलमिलाते दीप, वो सब कुछ देख वह ईर्ष्या से तिलमिला उठा। अरे ये तो स्वर्ग जैसा घर है। तू कैसे पहुंचा इस वैभव तक? ललित बोला, और वो संदूक, वही संदूक है ना जिसमें तू खजाना लाया था? मोहित फुसफुसाया, हमें लगा बस एक था, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। प्रधान अकड़कर बोला, इतना दिव्य खजाना मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है। और यह महल, यह अब मेरा होगा। लच्छू ने चेताया, नहीं, इस संदूक को मत छूना, यह केवल मेरे लिए है। अगर किसी और ने खोला तो अनर्थ हो सकता है। प्रधान हंस पड़ा, हमें मूर्ख समझा है तू? तेरी इन बातों से डरेंगे हम। ललित और मोहित भी हंसते हुए संदूक की ओर बढ़े।
तीनों ने मिलकर उसका ढक्कन उठाया और क्षण भर में ही एक भयंकर तूफान सा उठा। संदूक से निकली एक तेज किरण तीनों को अपनी ओर खींच ले गई और वे गायब। न कोई चीख, न प्रतिरोध। लच्छू स्तब्ध खड़ा देखता रह गया। उसके होंठ कांपे। ये क्या हुआ? वह धीरे धीरे संदूक के पास पहुंचा, सांसें थमी हुईं। ढक्कन फिर से बंद हो चुका था। डरते डरते उसने दोबारा संदूक खोला, पर इस बार भीतर थे हीरे, जवाहरात, मोती, रत्न। पर उन तीनों का कहीं कोई नामोनिशान न था। वह समझ गया, संदूक ने अपना निर्णय सुना दिया था। तब से लच्छू उस दिव्य खुफिया महल में रहने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वैराग्य था, पर मन में संतोष भी। क्योंकि अब वह जान गया था, धन से बढ़कर है धर्म, लोभ से ऊंचा है संयम, और सबसे बड़ा खजाना सच्चा हृदय है।